हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे सबसे पहले टीपी और एमपी के बीच का क्या रिलेशन है, और फिर बात करेंगे एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट और एपी एवरेज प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। पहले बात करें टीपी और एमपी का क्या रिलेशन है। मैंने टीपी का डेफिनेशन, टीपी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एमपी की डेफिनेशन, एमपी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे टीपी की हेल्प से, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि टीपी और एमपी की कैलकुलेशन कैसे हो। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी बात की कि स्टार्टिंग में जब टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, उसे बोला गया इंक्रीजिंग रिटर्न्स। जब टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, उसे बोला गया डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और जब टीपी जैसे ही गिरने लगा, उसे बात की नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर के नाम से। तो तीन स्टेज मैंने की थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स। यहां तक मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है केवल टीपी और एमपी के बीच का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहला रिलेशन कि जब तक टीपी बढ़ता रहेगा इंक्रीजिंग रेट से, जब तक टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, पहले टीपी 0 यूनिट पर 0 था, फिर पहले यूनिट पर टीपी कुछ हो गया 8, फिर दूसरे यूनिट पर टीपी की वैल्यू कुछ हो गई 18। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक टेबल की बात की थी हमने कि टीपी और एमपी की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही थी, स्टार्टिंग में जब लेबर थी 0, दोनों की वैल्यू 0। पहली लेबर एम्प्लॉय की, उसने 8 यूनिट बनाई, तो टोटल प्रोडक्ट 8, एडिशनल प्रोडक्ट भी 8। लेकिन मैंने 2 लेबर कंबाइंड लगाई, तो दोनों ने मिलकर बनाई 18। इसका मतलब दूसरी का एडिशनल 10 यूनिट। तीसरी लेबर और लगाई, तीनों का कंबाइंड प्रोडक्शन 30, मतलब एडिशनल 12। यहां तक मेरा था इंक्रीजिंग रिटर्न्स। दैट मींस इफ टीपी राइजेस बाय राइजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस। इसके बाद दूसरा फेज, जब टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, व्हेन टीपी राइजेस बाय डिक्रीजिंग रेट, 4 लेबर, फिर कुछ आउटपुट आया था समथिंग 36, आउटपुट कुछ आया था 36 समथिंग या 38 होगा शायद, मान ले 38 है। तो चौथी लेबर लगाई, आउटपुट आया 38 यूनिट। इसका मतलब चौथी लेबर का एडिशन कितना बना, 8 यूनिट। टीपी वापस बढ़ा, लेकिन इस बार बढ़ा 8 से केवल। स्टार्टिंग में टीपी बढ़ा 8 से, फिर 10 से, फिर 12 से, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब टीपी बढ़ रहा है केवल 8 से, फिर 5वीं लेबर और एम्प्लॉय की, टीपी आया केवल 38 वापस, मतलब टीपी बढ़ा ही नहीं। एक फेज में जब टीपी, अगर मैं 5वीं लेबर यहां पे एक एडिशनल और ऐड कर दूं, सपोज इस जगह 5वीं लेबर का जो प्रोडक्शन है वो टोटल है 44, इसका मतलब 5वीं लेबर ने एडिशन कितनी बनाई है, 6 यूनिट्स। टीपी वापस बढ़ा, लेकिन बढ़ा अब कम रेट से। तो दूसरा रिलेशन, टीपी इंक्रीजेस बाई डिक्रीजिंग रेट, और एमपी की वैल्यू क्या होगी, एमपी की वैल्यू अब गिरने लगी। पहला रिलेशन टीपी राइजेस बाई राइजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस। दूसरा रिलेशन टीपी राइजेस बाई डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेस। तीसरा रिलेशन, जहां टीपी होगा मैक्सिमम, जिस जगह टीपी होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम और कांस्टेंट, वहां पर एमपी की वैल्यू होगी 0। जिस जगह मेरे फोर्थ लेबर पे, उसी टेबल की बात करूं तो उसी टेबल में फोर्थ लेबर पे, फोर्थ लेबर मेरा टोटल आउटपुट था 38 यूनिट, 5वीं लेबर पे भी टोटल आउटपुट है 38 यूनिट। टीपी कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, यहां पर एमपी की वैल्यू क्या है, 0। तो रिलेशन नंबर थर्ड, व्हेन टीपी एट इट्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, एमपी विल बी 0। तो तीसरा रिलेशन, टीपी जहां मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट होगा, एमपी 0 होगा। और फिर जैसे ही टीपी गिरना स्टार्ट कर देगा, एमपी की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो 4 रिलेशन है टीपी और एमपी के बीच में। पहले रिलेशन की बात करें, फिर बात करेंगे क्वेश्चन किस तरह से आएगा। पहला रिलेशन, टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, एमपी राइज होगा। दूसरा रिलेशन, टीपी बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, एमपी गिरेगा। तीसरा रिलेशन, टीपी 0, टीपी मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट रहेगा, एमपी होगा 0। और चौथा रिलेशन, टीपी जैसे ही गिरना चालू कर देगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एग्जाम में यदि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेगा, व्हेन टीपी इज एट इट्स मैक्सिमम, एमपी विल बी, 4 ऑप्शन, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और नन ऑफ दी अबव। तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा 0 होगा उस जगह। या फिर व्हेन टीपी राइजेस बाय राइजिंग रेट, एमपी इज, ऑप्शन ए राइजिंग, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी 0। तो टीपी जब इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी बढ़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी विद ग्राफ। तो आपको ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनेगा कि जहां पे टीपी बढ़ता हुआ रहेगा इस पॉइंट तक, एमपी वाली लाइन बढ़ती जा रही है। फिर जैसे ही टीपी बढ़ेगा लेकिन अब कम रेट से, एमपी गिरने लगेगा। और जैसे ही टीपी इस पॉइंट पर हो जाएगा नेगेटिव,
सॉरी गिरना स्टार्ट होगा, एमपी हो जाएगा नेगेटिव। तो मेरा पहला फेज, दूसरा फेज और इसके बाद तीसरा फेज। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, जहां पर पहला इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हो जाएगा खत्म, समाप्त हो जाएगा, वहां पर इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात था टीपी और एमपी के रिलेशन की। बच्चों, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये बात मैंने की टीपी और एमपी के रिलेशन की। अब बात करें एमपी और एपी के बीच में क्या रिलेशन है। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में एग्जाम में कभी भी तीनों एक साथ नहीं आएंगे कि टीपी एमपी एपी का एक साथ रिलेशन पूछ ले, या तो पूछेगा टीपी और एमपी का, या पूछेगा एमपी और एपी। अब देखें एमपी और एपी में क्या रिलेशन है। तो पहला रिलेशन है स्टार्टिंग फेज में जब एमपी बढ़ रहा है। एमपी कब बढ़ रहा है? जब टीपी बढ़ रहा है ज्यादा रेट से, तो वहां पर एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ेगा, लेकिन उस फेज में एपी की वैल्यू कम होगी एमपी से। स्टार्टिंग वाले फेज में कुछ थर्ड लेबर तक एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है। एमपी का ध्यान रखें, ग्राफ केवल यहीं से स्टार्ट होगा। एमपी का ग्राफ जो मेरा स्टार्ट होना है, एमपी और एपी का दोनों का ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, पहले लेबर से, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो पहला रिलेशन, जैसे जैसे स्टार्टिंग में आउटपुट बनता जाएगा, मैं वेरिएबल फैक्टर लगाता जाऊंगा, एपी और एमपी दोनों बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाले स्टेज में एमपी की वैल्यू ज्यादा होगी एपी से। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वाला फेज जब तक काम करेगा, उस फेज में एमपी की वैल्यू ज्यादा होगी एपी से। दूसरा, व्हेन एमपी इक्वल्स टू दी एपी, जिस पॉइंट पर एमपी और एपी इक्वल होंगे, यहां जिस पॉइंट पर एमपी और एपी इक्वल होंगे, ये एपी का हाईएस्ट पॉइंट होगा। देखेंगे तो ये इस लाइन में हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है एपी का, और इस पॉइंट पर एमपी गिर रहा है। जब एमपी और एपी इक्वल होंगे, ये एपी का हाईएस्ट पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पर एमपी गिर रहा है, एमपी की वैल्यू इस पॉइंट पर गिर रही है। तीसरा रिलेशन, आफ्टर इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां दोनों इक्वल है, इस पॉइंट के बाद अब एपी की वैल्यू एमपी के कंपैरिजन में ज्यादा है, और दोनों की वैल्यू ही गिर रही है, या दोनों ही गिर रहे हैं। आफ्टर इंटरसेक्शन पॉइंट, एपी एंड एमपी बोथ डिक्रीजेस, बट एमपी इज लेस देन एपी। इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद अब दोनों गिर रहे हैं, लेकिन अब एपी की वैल्यू ज्यादा है एमपी से। एक रिलेशन और आ सकता है, एमपी कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, बट एपी ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। पहले एक बार वापस रिलेशन की बात कर लें, फिर आपको वापस बताऊंगा क्वेश्चन किस किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है। पहला रिलेशन, स्टार्टिंग वाले फेज में एमपी और एपी दोनों राइज होंगे, लेकिन एमपी की वैल्यू एपी के कंपैरिजन में होगी ज्यादा। एक पॉइंट पे जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एमपी एपी के इक्वल होगा, और उस पॉइंट पर एपी हाईएस्ट होगा, एमपी गिर रहा होगा। उस पॉइंट के बाद अब एपी और एमपी दोनों गिरेंगे, लेकिन अब एपी की वैल्यू होगी ज्यादा, एमपी की वैल्यू होगी कम। फोर्थ रिलेशन, एमपी कैन बी जीरो और कैन बी नेगेटिव, बट एपी ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? एक ये आ सकता है कि जब एमपी और एपी दोनों इक्वल हैं, यहां पर एपी की क्या कंडीशन है, तो एपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे। एग्जाम में बहुत बार ये भी आ गया कि इस जगह एमपी की क्या स्थिति होगी, और बच्चे बहुत बार एमपी हाईएस्ट करके आ जाते हैं, जो गलत है। जब एमपी और एपी इक्वल होंगे, यहां पर एमपी की क्या स्थिति है? एमपी इज डिक्रीजिंग, तो एमपी यहां पे होगा डिक्रीज, एमपी इज डिक्रीजिंग। और क्वेश्चन कि जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू दी फैक्टर काम कर रहा है, वहां पर एमपी और एपी की क्या स्थिति होगी? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब टीपी बढ़ रहा है ज्यादा रेट से, तो वहां एमपी भी इंक्रीज होगा, एपी भी इंक्रीज होगा, लेकिन एमपी की वैल्यू एपी से ज्यादा होगा। इसके अलावा जब एमपी और एपी दोनों गिर रहे हैं, इस पॉइंट के बाद एमपी और एपी दोनों गिर रहे हैं, इस पॉइंट से पहले केवल गिर रहा था एमपी, एपी तो बढ़ रहा था। इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद एमपी और एपी दोनों गिर रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या स्थिति होगी? अब स्थिति होगी एपी की वैल्यू एमपी से होगी ज्यादा। ये बात थी बच्चों एमपी, एपी और टीपी और एमपी के रिलेशन की। उम्मीद है रिलेशन दोनों अच्छे से समझ में आए हैं। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बात कर ली है, और जो पिछले साल
साल 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड ने हमसे पूछे हैं उनके बारे में हम और चर्चा करेंगे पूरे टॉपिक को खत्म होने के बाद। और इसके साथ साथ मैंने लास्ट 2022 तक के जो भी बोर्ड ने फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे इस टॉपिक के हो या माइक्रो मैक्रो के किसी भी टॉपिक के, उससे रिलेटेड मैंने टॉपिक लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं। जिन बच्चों को वो वीडियोस देखने हैं वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। बच्चों ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स के साथ। थैंक यू।